वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। विज्ञान की अपनी यात्रा को हम आगे चलाते हैं और यहाँ हम गैलीलियो गैलीली से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद न्यूटन को देखेंगे। तो गैलीली के संदर्भ में जानने योग्य क्या है, 1564 में ये पैदा होते हैं और 1642 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये रहने वाले थे इटली के पीसा नाम का शहर है, वहाँ के ये वाशिंदे थे। और लगभग 4 शताब्दी पहले यूरोप में जो वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, आज से लगभग 4 शताब्दी यानी 400 साल पीछे की बात हो रही है, तो उस समय जो वैज्ञानिक क्रांति यूरोप में हुई थी जिसकी वजह से मशीनों का तेज़ी से आविष्कार होता है और भी बहुत तरह की तरक्की होती है, तो उसके ये सूत्रधार थे, उसके प्रणेता कहे जा सकते हैं। इन्होंने त्वरण की संकल्पना की थी, पिंडों की आनत समतलों पर गति की संकल्पना की थी, मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गतियों पर इन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे। अब ये जो समय है ना, देखिए ये टाइम इनका जो गैलीली का है, ये ऐसा समय था कि बस बात को सुन लिया और विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। बात को सुनने के बाद लोगों के मन में अब उसे परखने की इच्छा, उसे पड़ताल करके जांचने की इच्छा कि ठीक है भी या नहीं, ये इच्छा काफ़ी प्रबल हो गई थी। तो गैलीलियो उन्हीं में से एक थे। इन्होंने क्या किया, हर चीज़ को परखा, ऐसे ही सिर्फ कही सुनी बातों पर यकीन नहीं कर लिया। जैसे कि अरस्तु और उससे पीछे जितने भी दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक कम वैज्ञानिक, तो उनकी अपनी अपनी अवधारणाएं होती थी, हाइपोथेसिस को आप देखते हैं, तो उसमें कुछ सच भी होता था, कुछ झूठ भी होता था। जैसे कॉपरनिकस को हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उन्होंने क्या बताया कि सूर्य ही पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने ग्रह और जितने भी पिंड हैं सब उसी का चक्कर लगाते हैं। तो ये हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस आ गई। बाद में पता लगा कि सूर्य केंद्र में है ही नहीं है, वो तो एक किनारे पर स्थित है और ग्रह जो है वो दीर्घवृत्त के एक फोकस पे स्थित सूर्य का चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में। सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है, ब्लैक होल यानी गैलेक्सी के सेंटर का। तो कुल मिलाकर ये हाइपोथेसिस उतनी परफेक्ट नहीं होती थी। तो यहाँ गैलीली ने क्या किया, इन्होंने अरस्तु की एक धारणा को गलत साबित कर लिया। यहाँ अरस्तु का ये मानना था, ध्यान से देखिएगा, अरस्तु का ऐसा मानना था कि पिंड को गतिमान रखने के लिए, ठीक है, पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तेज गति से नीचे गिरते हैं। इसका खंडन किया उन्होंने। हालांकि ये भी बात जो है ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन बारीक यहाँ विश्लेषण अगर किया जाए तो थोड़ी सी यहाँ बात जो है वो गड़बड़ है। इन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की। पिंड को गतिमान रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अगर कोई पिंड गतिमान है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगा। जड़त्व का नियम यही तो कहता है, कोई पिंड अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगा, उसको रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। हाँ, अगर कोई पिंड स्थिर है, अपनी जड़त्व की स्थिति में है, तो उस स्थिति से बाहर लाने के लिए बल की आवश्यकता होगी। मतलब कुल मिलाकर पिंड की जो अवस्था है उसको बदलने के लिए बल की आवश्यकता होगी, न कि उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर कही और यहीं से फिर न्यूटन को नया आधार मिलता है। गैलीलियो के बाद न्यूटन का समय आता है और उन्होंने इस जो विचारधारा थी, खोज थी, इसको आगे बढ़ाया। गैलीलियो ने और भी बहुत सारे आविष्कार किए। ये मल्टी डायमेंशनल अपना अप्रोच रखते थे, तो इन्होंने खगोलिकी के क्षेत्र में यानी एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी अच्छा खासा काम किया था। कई सारे क्रांतिकारी आविष्कार किए थे। जैसे 1609 का टाइम था, दूरदर्शी की खोज पहले हॉलैंड में हुई थी, बाद में ये खुद बनाते हैं और उसका प्रयोग करके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, प्रेक्षण लेते हैं, लोग चौंक जाते हैं उससे। जैसे कि चंद्रमा के पृष्ठ पर पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कल्पना अभी तक लोगों के दिमाग में थी कि सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसी पहाड़ जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी भी ग्रह या किसी भी पिंड पर हो सकते हैं। तो चंद्रमा के पृष्ठ पर पर्वत हैं, गड्ढे हैं बड़े बड़े, जो कि आज एकदम प्रत्यक्ष साबित होता है। सूर्य पर काले धब्बे हैं। जब इन्होंने ये सब बातें बताई तो लोग कहे कि इनका माथा फिर गया। ये समय आप देख रहे हैं, ये 1600-1700 के आसपास का, मतलब लोगों को यकीन करना आसान नहीं था। तो चंद्रमा के सरफेस पे ये पर्वत हैं, गड्ढे हैं, सूर्य के ऊपर, सूर्य की सतह पे काले धब्बे हैं जो कि चलायमान रहते हैं। ये भी और अचंभे वाली बात। बृहस्पति के पास बहुत सारे छोटे छोटे नौकर हैं, उपग्रह हैं, और शुक्र की कलाएं हैं। अब ये सारी जो अनोखी बातें हैं, उस समय ये बहुत अनोखी लगती थी, तो लोग कहते थे कि इनका दिमाग एकदम से खिसक गया है, ज़्यादा पढ़ते पढ़ते ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में ये चीज़ जब प्रयोग के द्वारा सिद्ध होती है, खुद इन्होंने प्रेक्षण लिया था लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता जल्दी, इन्होंने पेपर लिखे, अपना जो दस्तावेज है उसमें चीज़ों को दर्ज किया। बाद में ये चीज़ें सामने आती हैं तो इनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। दोस्तों, इस पूरे संसार में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, कहने का मतलब कि उन्हें अपने जीते जी यश नहीं प्राप्त होता। अपने काम का यश जितना उन्हें मिलना चाहिए वो उनकी ज़िंदगी में उनको नहीं मिलता।
लेकिन आगे जब भविष्य आगे बढ़ता है ना, तो वो चीज़ें सामने आती हैं लोगों के, लोग उनका महत्व समझते हैं और उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए, एक दो नहीं, अपने देश में भी बहुत से हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमें अच्छे काम और जो सुधारवादी विचारधारा है उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तत्काल फल की जो इच्छा है वो घातक होती है। हम लोग यही करते हैं, हम लोग एक अच्छा काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तत्काल हमें परिणाम प्राप्त हो जाए, और तत्काल नहीं मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि फिर पूर्व जन्म का कोई निर्धारित दुष्कर्म रहा होगा जिसकी वजह से अभी हम दंड भोग रहे हैं। कभी कभी ये दूरगामी परिणाम देता है, लेकिन देता है। तो कुल मिलाकर गैलीलियो ने अपनी जो खोजें हैं उन्हें जारी रखा। ये अध्यवसायी थे, लगातार लगे हुए थे। और वैज्ञानिक तर्क एक और इन्होंने दिया था, इसे ध्यान से देखिएगा। इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, कई सारे प्रेक्षण करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि आकाशगंगा अपनी ज्योति नंगी आंखों से न दिखाई देने वाले असंख्य तारों से प्राप्त करती है। आकाशगंगाओं के बारे में हल्का फुल्का आइडिया पहले से ही था, ये गैलीलियो ने नहीं खोजा था। लेकिन लोग ये मानते थे कि आकाशगंगा खुद ही चमकीली होती है। वो चमकीली नहीं होती है, ये तो बिल्कुल एक मकान की तरह से है जिसके अंदर बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं। अब वो बल्ब हैं क्या? तो वो सितारे हैं जिनके अंदर अपना पावर जनरेटिंग सिस्टम है। कुल मिलाकर ये ऊर्जा के उत्पादन के जो स्रोत हैं ये तारे ही हैं, सूर्य के समान। और सूर्य से न जाने कितने बड़े बड़े तारे अपनी आकाशगंगा में या दूसरी आकाशगंगाओं में मौजूद हैं, और उन्हीं के सहारे ये चमकती है। और अपने वैज्ञानिक तर्क की अति उत्तम रचना इन्होंने की थी और इसका नाम था डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, ये इनका पेपर था। और इसमें गैलीलियो ने कहा कि कॉपरनिकस ने जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है वो ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में क्या होता है, जब विरोध होता है तो वो इसका समर्थन करते हैं। यहाँ भी गैलीलियो को शंका थी कि कॉपरनिकस जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने काफ़ी गहरा बारीक प्रेक्षण किया था। ठीक है, न्यूटन की जब आप प्रिंसिपिया पढ़ेंगे ना, हो सकता है आपने पढ़ी हो, तो उसमें एक जगह ये कहा भी गया है। तो कुल मिलाकर बाद में ये चीज़ें सामने आती हैं कि कॉपरनिकस गलत है, लेकिन बाद में गैलीलियो क्या करते हैं, वो कॉपरनिकस को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। उनका ऐसा मानना था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो समर्थन दे देते हैं। और बाद में ये सिद्धांत जो है ये सार्वजनिक मान्यता प्राप्त कर लेता है। लेकिन बाद में आप देखिए होता क्या है, गैलीलियो के साथ ही वैज्ञानिक जांच की विधि में एक नया मोड़ आता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने ये देखा कि गैलीलियो ने किन किन क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उसके बाद एक नया मोड़ आता है और उसमें अब मात्र अनुमान लगाने पर विज्ञान का आधार नहीं था। विज्ञान का मतलब अब ये बन गया, पहले क्या था, ये दार्शनिक ज्ञान हुआ करता था, बाद में ये प्रायोगिक ज्ञान हो गया। ठीक है, तो अब प्रयोग के द्वारा जब तक हम किसी चीज़ को सिद्ध नहीं कर लेते थे या कम से कम अपनी आंखों से नहीं देख लेते थे, तब तक हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। ये वैज्ञानिक आधार जो है ये आगे विकसित होता है, जो कि आज तक बना हुआ है। और गणितीय संबंध के सहारे हम उनकी गणना भी कर सकते हैं। मतलब जिन घटनाओं को हम देख रहे हैं, जिन बलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, हम सूत्र डेवलप करेंगे, सूत्रों का निराकरण करेंगे और उसमें मान रखकर हम कैलकुलेशन करेंगे, चीज़ें हमें मालूम होंगी। तो ये सब है। कुल मिलाकर गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक इसीलिए कहा जाता है। अब इसके बाद ही पैदा होते हैं न्यूटन। जैसे ही गैलीलियो की मृत्यु होती है वैसे ही इनका जन्म होता है। लोग कहते हैं कि गैलीलियो का काम अधूरा रह गया था, तो न्यूटन के रूप में वो फिर से उसे पूरा करने के लिए आए। और बात काफ़ी हद तक संयोग ही सही लेकिन सत्य थी। तो गैलीलियो का देहावसान होता है और उसी समय ये पैदा होते हैं। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, वुल्सथॉर्प नाम का शहर था वहाँ पर। और ये अपने स्कूली जीवन से ही काफ़ी होनहार हुआ करते थे। अब होनहार का मतलब ये नहीं कि 12 सब्जेक्ट में ये बढ़िया करते थे। कुछ सब्जेक्ट में ये इतने बुरे थे कि टीचर इनसे चिढ़ते थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट इनके बहुत अच्छे थे, जैसे कि मैथमेटिक्स या जो यांत्रिकी अभिरुचि के जितने भी विषय होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, उनमें इनकी खासी रुचि थी। तो कुल मिलाकर ये स्नातक करने के लिए गए कैम्ब्रिज। अच्छे खासे होनहार विद्यार्थी थे, तो कैम्ब्रिज गए और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी करने लगे। ये 1662 का समय। लेकिन वो स्टडी करते करते ऐसा होता है ना कि 1969 के टाइम में प्लेग फैल जाता है, और प्लेग उस समय महामारी हुआ करता था। ठीक है, तो प्लेग महामारी फैलने की वजह से, जैसे आजकल कोविड फैला तो लॉकडाउन लग गया, वैसे ही वहाँ पे स्कूल बंद करने पड़े। इतने बड़े पैमाने पर फैला था, मतलब गला रात में सूजता था, सुबह आदमी चला जाता था, ऐसा होता था। और जो उसके परिवार वाले थे उसको छोड़ देते थे, भाग जाते थे, ऐसा आतंक था। तो प्लेग महामारी फैलने के कारण विश्वविद्यालय बंद करना पड़ा और न्यूटन एक बार फिर से अपने घर लौट आए। तो जब घर लौट आए तो वो स्कूली जीवन और रोज़ की किताबी जो दिनचर्या थी उससे इन्हें छुटकारा मिलता है। तो ये अपना जो इनोवेटिव सोच या माइंड है उसका यूज़ कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगले 2 साल में एकाकी जीवन बिताते हैं, बंद कमरे में ज़्यादातर रहते हैं और जितनी भी इनके अंदर क्रिएटिविटी थी, क्रिएटिव पावर थी, उसको इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे गणितीय और भौतिकी के आविष्कार ये करते हैं, बहुत सारे पेपर लिखते हैं
और अवकल गणित यानी जो कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन होता है, उन सब चीज़ों पर ये अपना काम करते हैं। ठीक है, कैलकुलस पूरा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो उसमें ये नए नए सिद्धांत बनाते हैं समाकलन और अवकलन के, वो चीज़ें। साथ में गुरुत्वाकर्षण का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है उसको ये देते हैं। श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी तरंग दैर्घ्य होती हैं, वो सारी चीज़ें। इस तरह की बहुत सारी, मतलब सिर्फ इतनी ही नहीं, बहुत सारी खोजों की बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे ये आविष्कार करते हैं, बहुत सारे पेपर लिख डालते हैं और सबको फिर संकलित किया जाता है, तो एक बुक डेवलप होती है जिसे कि कहा गया प्रिंसिपिया। अब 2 साल का ये समय किस तरह से यूटिलाइज कर रहे थे उसे आपने देखा। अपने यहाँ तो कोविड का जो 2 साल का लॉकडाउन लगा, मतलब 2020 और 21, उसमें ज़्यादातर लोगों ने समय का दुरुपयोग ही किया। बहुत से लोगों ने इस्तेमाल अच्छा किया, लेकिन बहुत से लोगों ने दुरुपयोग किया। तो कैम्ब्रिज लौटने पर उन्हें प्रकाशिकी में अपने आविष्कारों को आगे बढ़ाने और परावर्ती दूरदर्शक की रचना करने का समय मिलता है, क्योंकि घर में ये सारी जो रचना करने का इंस्ट्रूमेंट है या सुविधाएं हैं वो नहीं मिल सकती हैं। कैम्ब्रिज जैसी एक समृद्ध यूनिवर्सिटी में जो प्रयोगशालाएं होती हैं वहाँ इन्हें ये भरपूर स्कोप दिखाई देता है। तो अपने प्रोफेसर की सहायता से और अपने सहयोगियों की सहायता से ये अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है आगे बढ़ने का जुनून। और उसके बाद आप देखेंगे 1684 में एडमंड हेली के उत्साहित करने पर ये वैज्ञानिक आविष्कारों को दर्ज करना शुरू करते हैं और वहीं से बनकर आती है प्रिंसिपिया। जितने पीछे के आविष्कार थे, पेपर थे, उनको ये इकट्ठा करते हैं और बाकायदा एक साथ उसे कंपाइल करवाते हैं, लिखते हैं। तो इससे जो द प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की पुस्तक है, मतलब ये ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है, तो इसका इजाद होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आप देखते हैं, केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित जो तीनों नियम है उसकी विधिवत व्याख्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक दो नहीं। इसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ ये कहा गया कि 1704 में न्यूटन का एक और ग्रंथ निकल कर आता है जिसका नाम था ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। अब ये फिजिक्स की एक ब्रांच बन चुका है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल में या पीजी लेवल में फिजिक्स को पढ़ते हैं या आगे बढ़कर फिजिक्स को स्टडी करते हैं गहराई से, तो उसमें ऑप्टिक्स आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऑप्टिक्स की अलग ही ब्रांच होती है और उसके अलग प्रैक्टिकल, अलग उसकी थ्योरी, अलग बुक होती है। तो ऑप्टिक्स नाम का एक ग्रंथ इन्होंने निकाला जिसमें कि प्रकाश और उसके वर्ण संबंधी जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनका प्रतिपादन किया गया था। तो कॉपरनिकस से बात शुरू हुई थी, हालांकि कॉपरनिकस भी पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन बाद में गैलीलियो और केपलर और उसके बाद न्यूटन के द्वारा इसे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाता है और आप देखते हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें दुनिया के सामने आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद न्यूटन की प्रिंसिपिया को देख लीजिए। इसका जिक्र इस किताब का हमने किया था। तो ये 1619 में, ये ध्यान से देखिएगा, न्यूटन की प्रिंसिपिया 1619 तक, केपलर अपना तृतीय नियम, ये अजीब सा जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, ये हेडिंग यहाँ रिपीट हो गई है, यहाँ से असली बात शुरू है। तो केपलर अपना जो तीसरा नियम है उसको दे चुके थे 1619 तक। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिया और तीनों को एक साथ नहीं दिया है, एक के बाद एक दिया है। पहले एक दिया, उसके बाद उन्हें कुछ समय बाद लगा कि अच्छा ये भी होना चाहिए, तो उसके बाद कुछ समय बाद एक और चीज़ सामने आती है। तो तीसरा वाला उन्होंने दिया था 1619 में, और उसमें अंतर्निहित गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक सिद्धांत है उसकी घोषणा हो ही गई थी। बाद में न्यूटन के द्वारा जो प्रिंसिपिया का प्रकाशन होता है वहाँ इस पर मुहर लग जाती है। अपने भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो भारत तो विज्ञान की खान रहा है। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, हमारा जो पीछे का इतिहास है, उसमें एक से एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन बस वही बात है कि हम अपनी प्रतिभा की कद्र नहीं कर पाए और दूसरों ने आकर उसे लूट लिया। तो नोबेल पुरस्कार विजेता खगोल भौतिकीविद हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। असल में ये चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे थे। तो इन्होंने 10 साल मेहनत की और प्रिंसिपिया पे एक टिप्पणी लिखी, टीका लिखी, और उनकी पुस्तक आम आदमी के लिए प्रिंसिपिया न्यूटन की विधियों के सौंदर्य, स्पष्टता और अद्भुत संक्षिप्तता को बहुत अच्छे से उभार कर प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस लिए जाना जाता है? ब्लैक होल का सिद्धांत इन्हीं के माध्यम से जनता के सामने आ पाया, नहीं तो लोग नहीं जानते थे। लोग तीव्र गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से परिचित थे, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसा व्यवहार करता है और कैसे प्रकट होता है, मतलब कहाँ से बनता है, उसका जो उत्पत्ति का क्षेत्र है, वो ओरिजिन किसी को पता ही नहीं था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि ये तारों के सहारे ही बनने वाली चीज़ है। ये तारे ही हैं जो कि ब्लैक होल का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, इतनी ज़्यादा ऊर्जा उन्हीं के पास होती है। तो तारे का अपना एक जीवन काल होता है और उस जीवन काल को जी लेने के बाद उस तारे का अंत होता है। अब अंत होने में 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो श्वेत वामन बन जाएगा और नहीं तो फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अब ये इस पर निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है। अगर सूर्य या सूर्य से कम द्रव्यमान वाले सितारे हैं
सूर्य के सरीखे हैं या सूर्य से कम द्रव्यमान है, तो उस स्थिति में ज़्यादा संभावना है कि वो श्वेत वामन बनेगा। और ज़्यादा द्रव्यमान उसके अंदर है यानी ज़्यादा ईंधन है, तो नष्ट होने के बाद भी वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा यानी खतरनाक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो भविष्य है ना, इसको बताने वाले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर मास लिमिट के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसमें द्रव्यों के यांत्रिक गुणों को हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये द्रव नहीं है, द्रव्य है, मैटर। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैटर के अंदर होती है, जैसे कि इलेस्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होती है, ऐसे ही बहुत सारे गुण हैं। तो उन सबको हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में इतना है। तब तक के लिए नमस्कार।